हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताऊंगी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी उसके बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ। ये आपके आगे आने वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट का दे रहे हो, चाहे आप यूटेट का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टेटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या केवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जैसा कि आप देख पा रहेंगे यहाँ पे 108 पेज है, यानी कि ऑफिशियल जो पीडीएफ है वही मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ से मैं आपको जो मेन जो नोट होंगे वही आपको बताऊंगी, जो मेन पॉइंट होंगे उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वही आपके लिए जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बात करें अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो अब जो कौन सी जो व्यवस्था है वो चलाई जा रही है, 5+3+3+3+4 की नई व्यवस्था अब चलाई जा रही है। तो पहले कौन सी चलाई जा रही थी, 10+2 वाली जो व्यवस्था थी वो चलाई गई थी। अब बात ये करते हैं कि 10+2 का मतलब क्या है या 5+3+3+4 का मतलब क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कि 10 का मतलब क्या है, एज 6 से 16 ईयर के बच्चों को यहाँ पे शामिल किया गया है। यानी कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, 10th जो उसकी 10th क्लास तक एज दी गई है वो 6 से 16 ईयर की दी गई है। यानी कि बच्चा 10 पास कर लेगा कब, 16 वर्ष की उम्र में। यानी कि जो हमारी जो पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 6 से 18 साल के बच्चों को इंक्लूड किया गया था। तो अगर 2 का मतलब जाने तो हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन होता है, यानी कि 11th और 12th वो क्लास यहाँ पे दी गई है। 2 का मतलब यानी कि 16 से 18 वर्ष की आयु यहाँ पे दी गई है। अगर बात करें जो पिछली जो नीति थी उसमें 10+2 का दिया गया था और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे शामिल किया गया था। अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यानी कि 5+3+3+4 की। तो यहाँ पे बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 स्टेज दिए गए हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है, तो पहली जो स्टेज है वो हो गई फाउंडेशन स्टेज, दूसरी होगी प्रिपैरेटरी स्टेज, तीसरी होगी मिडिल स्टेज और चौथी कौन सी होगी, हमारी सेकेंडरी स्टेज। यानी कि 4 स्टेज में बांटा गया है। अगर पहले फाउंडेशन, दूसरा प्रिपैरेटरी स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज, चौथा सेकेंडरी स्टेज। आपको इतना ही याद रखना है कि जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लाई गई है उसको 4 भागों में बांटा गया है, इसको आप याद रखना है। अब बात करते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में कौन से बच्चे शामिल होंगे और वो कौन सी कक्षा को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फाउंडेशन स्टेज की बात करें तो फाउंडेशन स्टेज यानी कि 3 ईयर का होगा फाउंडेशन स्टेज। और आंगनबाड़ी, और इसे क्या कहेंगे, आंगनबाड़ी में बच्चा जाएगा या प्री स्कूल में कहेंगे बच्चा जाएगा या बाल वाटिका में करेगा बच्चा स्टडी करेगा। यानी कि जो फाउंडेशन स्टेज है हमारी वो टोटल 5 साल की होनी है। टोटल कितनी साल की होगी, 5 साल की होगी हमारी फाउंडेशन स्टेज। जो हमारा 5 का मतलब था, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जो 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 ईयर यहाँ पर लिया गया है। यानी कि 5 साल, यानी कि पूरा जो स्टेज होगा 5 साल यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज का यहाँ पे दिया गया है। अगर आंगनबाड़ी या प्री स्कूल की या बाल वाटिका की बात करें तो बच्चे यहाँ पे क्या करेगा, 3 साल तक स्टडी करेगा। यानी कि हमारा बच्चा, उसकी एज अगर 3 साल होगी, 4 साल होगी और 5 साल होगी, यानी कि इन 3 सालों में क्या करेगा बच्चा, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी कहें या प्री स्कूल कहें, यहाँ पे क्या करेगा, स्टडी करेगा। अब बात करते हैं कि बच्चा, जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी वहाँ पे हमारे जो बच्चा था वहाँ पे 6 से 18 वर्ष के बच्चों को इंक्लूड किया गया था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है वहाँ पे 3 से 18 साल के बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इतना आपको याद रखना है कि क्या बदलाव हुए हैं पिछले से।
तो यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज की बात कर दी कि फाउंडेशन स्टेज टोटल होगा 5 साल का। तो 3 साल का तो आंगनबाड़ी में बच्चा स्टडी करेगा और 2 साल क्या करेगा बच्चा यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई करेगा। यानी कि यहाँ पे 6 से 8 वर्ष से यहाँ पे बच्चा, यानी कि जब बच्चा कितने साल का होगा, 6 से 8 साल का होगा, तब बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 की यहाँ पे पढ़ाई करेगा। तो ये भी किस में आ जाएगा, फाउंडेशन स्टेज में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रिपैरेटरी स्टेज की, यानी कि ये वाले स्टेज की। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 3 साल यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, स्टडी करेगा। 3 का मतलब क्या था, 3 साल क्या करेगा, स्टडी करेगा। क्लास 3 से 5 तक यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपनी स्टडी को जारी रखेगा और उसकी एज तब क्या होगी, 8 से 11 वर्ष होगी। एज भी पूछी जा सकती है, या साल भी पूछा जा सकता है, या क्लास भी पूछी जा सकती है, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 8 से 11 साल की एज में बच्चा कौन से स्टेज पे होगा, ये भी पूछा जा सकता है। या बच्चा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एज 8 से 18 वर्ष की 8 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा कौन सी क्लास में जाएगा। तो 3 से 5 की क्लास की पढ़ाई करेगा 8 से 11 साल की उम्र में। ठीक, अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 3 साल लिया गया है। तो 3 साल में बच्चा क्या करेगा, जब वो 6 से जब उसकी एज कितनी हो जाएगी, 11 से 14 वर्ष की हो जाएगी, तब वो कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई करेगा, 6 से 8, यानी कि 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की यहाँ पे वो पढ़ाई करेगा। आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करें लास्ट स्टेज की, यानी कि सेकेंडरी स्टेज की। तो यहाँ पे 4 साल का लिया गया है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चा 14 से 18 साल का हो जाएगा और क्लास 9 से 12 की यहाँ पे पढ़ाई करेगा। यानी कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th तक की यहाँ पे क्या करेगा, पढ़ाई करेगा बच्चा सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पे आपको इतना चीज़ याद रखना है कि फाउंडेशन स्टेज है, प्रिपैरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10 से 12 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चे का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल रहें। यहाँ पे ये बात कही गई है। अब बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव की। तो यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों के मस्तिष्क का जो 85% विकास यानी कि 85% विकास कक्षा 6 की अवस्था, यानी कि जब वो 6 वर्ष की आयु क्रॉस करता है उससे पूर्व ही उसका 85% जो उसका मस्तिष्क है वो विकसित हो जाता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 वर्ष के बच्चों को वहाँ पे शामिल किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक, तो वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ECCE में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है। यहाँ पे ये बात कही गई है। अब बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2003 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यानी कि 2030 से 2030 से पूर्व यह काम हो जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किनको शामिल किया गया है। तो लचीली,
बहुआयामी होनी चाहिए, बहुस्तरीय होनी चाहिए, खेल पर आधारित होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, खोज आधारित होनी चाहिए। इन ऐसी आधारित शिक्षा को वहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ, तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग तथा अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए उनके साथ साथ अन्य कार्य, सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि इन चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक भौतिक विकास करना है, संज्ञानात्मक विकास करना है, सामाजिक संवेगात्मक नैतिक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है, संवाद के लिए प्रारंभिक शिक्षा का विकास करना है, साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है, शारीरिक भौतिक विकास करना है, संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे करना है बच्चों का, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास यहाँ पे करना है, सांस्कृतिक विकास भी यहाँ पे करना है, संवाद के लिए प्रारंभिक शिक्षा का विकास करना है, साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास यहाँ पे बच्चों में करना है। यहाँ पे ये बातें यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल अवस्था की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकसित किया जाएगा। यानी कि पहला फ्रेमवर्क 0 से 3 साल के लिए किया जाएगा, दूसरा 3 से 8 साल के लिए यहाँ पे दूसरा जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल किया जाएगा। ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल की गई है। और क्या कहा गया है कि NCERT द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालिक यानी 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल बनाया जाएगा। कितने 3 महीनों के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 3 महीनों का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉडल किया जाएगा। यहाँ पे ये बात कही गई है, जिसमें गतिविधियाँ और वर्कबुक शामिल होंगी, जिसमें अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने के लिए सहपाठियों और अभिभावक का भी योगदान लिया जाएगा। ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। ठीक, अब बात कही कि द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी कि दीक्षा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। वो है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संस्थानों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा, फिर लागू किया जाएगा, जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधों को दूर करने के उपाय शामिल है। ठीक, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। ठीक, यहाँ पे एक बात कही गई है कि स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष की उम्र के सभी पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास का जरूरतों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशन स्टेज यानी कि 2 भागों में, जिसमें आंगनवाड़ी स्टेज होगा, प्री स्कूल के 3 साल और प्राथमिक स्कूल में बच्चा कक्षा 1 और 2 में 2 साल यहाँ पे लिया गया है, और 3 से 8 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि कक्षा 3
कक्षा 3 से 5 और 8 से 11 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर मिडिल स्टेज की बात करें तो कक्षा 6 से 8 वर्ष के कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया है और 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो कक्षा 9 से 12 के बच्चों को यहाँ पे लिया गया है, यानी कि 2 फेज़ में, यानी कि पहली फेज़ में 9 से 10 और दूसरी फेज़ में 11 और 12 कक्षा 11 और 12 के बच्चों को शामिल किया गया है, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। ठीक, बात करते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में क्या क्या होना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फाउंडेशन स्टेज के बारे में पूछा जाता है कि फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित अध्ययन और ECC के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे, ये बात यहाँ पे कही गई है। जबकि प्रीपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की होगी, जो फाउंडेशन स्टेज की खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। और इस प्रकार ज़्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्यापन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित शामिल होंगे। अगर मिडिल स्टेज की बात करें तो मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा। यहाँ अमूर्त की बात कहाँ पे कही गई है? मिडिल स्टेज में बात कही गई है, जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यवसाय विषयों पर होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर संबंध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई स्कूल स्टेज में 4 साल के बहुविषय अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षाकर्मी और शिक्षण शास्त्री शैली पर आधारित होंगे। यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल के होंगे उसमें शिक्षाकर्मी और शिक्षण शास्त्री शैली पर वहाँ पे शामिल होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। यानी कि विषयों का चुनाव जो है बच्चा खुद अपने हाथों से यहाँ पे करेगा। यानी कि यहाँ पे कोई लोड नहीं दिया जाएगा कि बच्चा ये सब्जेक्ट चुने या दूसरा सब्जेक्ट चुने। बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से यहाँ पे बच्चा अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज कर सकता है। यहाँ पे ये बात कही गई है। विशेष रूप से यदि किसी इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यवसाय या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11th और 12th में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्पों को तैयार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे। ये बात यहाँ पे कही गई है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ पे प्रायोगिक अधिगम की यहाँ पे बात कही गई है। जो अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कम होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये बात कही गई है कि सभी चरणों में प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला, खेल को एकीकृत किया जाएगा। यानी कि खुद करके सीखना यहाँ पे शामिल किया गया है। कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाया, यानी कि जो बच्चा होगा वो अपने कोर्स को, अपने सब्जेक्ट को खुद क्या कर सकता है, चुन सकता है। ये बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल की गई है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने वाले के लिए अधिक लचीला और विषयों के चुनाव का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि उन्हें प्रेशर नहीं दिया जाएगा, वो खुद उसका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। इसमें से शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प, व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे। यानी कि जो बच्चा है वहाँ पे खुद अपने हाथों से चुन सकता है, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे। शारीरिक शिक्षा शामिल होगी, कला होगा, शिक्षा शिल्प होगा और व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पे शामिल होंगी। माध्यमिक जब जो बच्चा होगा वो मिडिल स्टेज में जाएगा तो वहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में जाएगा तो वहाँ पे ये बात कही गई है, ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो। यानी कि बच्चा जो है अपने रुचि के अनुसार जब वो अपना सब्जेक्ट चुनेगा तब वह अपनी रुचि के अनुसार अगर उसकी जो
पकड़ है उस सब्जेक्ट पे वो अच्छे से कर पाता है तो अपना जो जीवन है उसको तैयार कर सकता है, क्योंकि आगे आने वाले उसका जो जीवन है वही उसका क्या रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता होगी। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी, विज्ञान और व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण और सुरक्षित और क्यों नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कही गई है भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति की बात भी यहाँ कही गई है। यानी कि बच्चा जो है अपने घर से जो भाषा सीख के आता है उसी भाषा में उसको सिखाने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि बच्चे पे जो है इतना लोड नहीं दिया जाएगा कि उससे दूसरी भाषा में बात करनी है। यानी कि जो उसकी भाषा होगी, या मातृभाषा कहें या स्थानीय भाषा करें, वहाँ पे उस भाषा पे वहाँ पे उसी भाषा का वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यह सर्वविदित है कि बच्चे अपनी घर की भाषा मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझ भी लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न भी हो सकती है। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि ग्रेड 8 और आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो शिक्षा, जिस भाषा में शिक्षा दिया जाएगा वो क्या हो सकती है, मातृभाषा हो सकती है, घर की भाषा हो सकती है, स्थानीय भाषा होता है, क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। इसके बाद घर स्थानीय भाषा को जहाँ तक संभव हो भाषा के रूप में ही पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालन करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों घरेलू भाषाओं मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो विज्ञान जो उसकी जो सब्जेक्ट की जो बुक होंगी उनको भी घरेलू भाषा या मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच में कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहां संभव हो वहां भाषा बनी रहेगी। ये कहा गया है कम से कम ग्रेड 5 तक, कक्षा 5 तक या अधिक से अधिक कक्षा 8 तक यहाँ पे ये भाषा जो है शामिल की जाएगी। चाहे स्थानीय भाषा हो, चाहे मातृभाषा हो, चाहे घरेलू भाषा हो, उस भाषा में वहाँ पे जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषा से इस उम्र के बच्चों को अधिक संज्ञानात्मक लाभ भी होता है। फाउंडेशन स्टेज की शुरुआत के बाद बच्चों विभिन्न भाषाओं लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जाएगा। सभी भाषाओं को एक मनोरंजन और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी। शुरुआती वर्षों में पढ़ने के बाद मातृभाषा लिखने के साथ ग्रेड 3 और उससे आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित किया जाएगा। यानी कि कक्षा 3 के बाद जो अन्य भाषाएं हैं उनमें भी बच्चों में पकड़ बनानी यहाँ पे शुरू की जाएगी। यानी कि अन्य भाषाओं को भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश एक बड़ा प्रयास होगा। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। यानी कि भाषा पर भी बहुत जोर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक।
और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किए जाने की बात तो कही गई है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 3 भाषाएं हैं उनको काफ़ी लचीला रखा जाएगा, यानी काफ़ी जोर नहीं दिया जाएगा कि उसको धीरे करके जो बच्चा है उसको पढ़ाया जाएगा और उस पे उसकी पकड़ जो है उस मजबूत बनाई जाएगी, ये बात यहाँ पे कही गई है। इस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे और विद्यार्थी दोनों विषयों को सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा की बात भी यहाँ पे कही गई है कि उसमें भी बच्चा क्या होगा, सक्षम होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, इतनी जो बातें हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर शामिल की गई है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, वो कौन से हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है कि कौन से जो सिद्धांत है उस पे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कार्य करेगा। तो हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृति यहाँ पे दी जाएगी, पहचान उनके विकास हेतु यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। तो पहला जो उद्देश्य होगा ये होगा कि जो विशिष्ट क्षमता की जो है, जो चाहे बच्चा किसी भी चाहे उसमें कुछ भी कमी हो तो उसकी वहाँ पे उसको उसी प्रकार से स्वीकृत किया जाएगा और उसका वहाँ पे वैसे ही वहाँ पे विकास किया जाएगा, यानी कि जैसा अन्य बच्चा है उसी प्रकार से वहाँ पे उसे शामिल किया जाएगा और उसका वहाँ पे विकास किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता यहाँ पे दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक, तो कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी सीखने की मूलभूत कौशलों को हासिल कर चुका होगा, यहाँ पे ये बात कही गई है। और लचीलापन हो, यानी कि जो ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से वे अपनी प्रतिभा रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकते हैं, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, ये बात भी कही गई है। आगे बात करें तो अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है, यानी कि रटन की पद्धति को यहाँ पे नकारा गया है। रचनात्मक और तार्किक सोच पर यहाँ पे बल दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संबंध के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय की बात यहाँ पे कही गई है। बहुभाषिकता की बात कही गई है। जीवन शैली जैसे आपसी समाज सहयोग, समूह कार्य, लचीलेपन की भी यहाँ पे बात कही गई है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर यहाँ पर जोर दिया गया है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दिया गया है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, अपनी जो जब उसे कुछ चीज़ यूज़ करना है तो उसका यूज़ का उसको पता होना चाहिए, यानी खुद करेगा उसको बच्चा, तो ये बात भी यहाँ पे कही गई है। यह कहा गया है कि जो बच्चा है, हम जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है तो वहाँ पे उसको किस प्रकार से वहाँ पे दिखाया जाए। अगर कोई बच्चा जिसकी दृष्टि जो है कमज़ोर है तो उसको स्पीकर की सहायता से सुनाया जाएगा। वहाँ पे उसको अलग अलग जो है रेडियो के माध्यम से वहाँ पे उसको पढ़ाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तकनीकी का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन की बात कही गई है। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, नियंत्रण, व्यवसाय विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण, सेवा की स्थिति। ठीक, तो इतनी जो बातें हैं यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बात कही गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जितना भी था मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी की, तो जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी। उसके बाद 1982 में फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और 1986 की जो पॉलिसी थी उस पर क्या किया गया, संशोधन किया गया। फिर 92 में दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अगर बात करें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की, वो 2009 में आया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।